हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है। जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इस टॉपिक में भी दो पहलू हैं। एक तरफ अपना भारत है और दूसरी तरफ गोर राज्य है। चलिए आइए पहले हम भारत के बारे में बात करेंगे। जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हमारे भारत में दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात के क्षेत्र में सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे। ठीक है। गंगा घाटी के मैदान में गहड़वाल वंश के राजा कौन, जयचंद शासन कर रहे थे। और इधर पंजाब और सिंध के प्रांत में गजनी के जो एक सूबेदार नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था खुसरो शाह। क्या नाम था? खुसरो शाह। यहां पे ये शासन कर रहे थे। ठीक है। हम कब की बात कर रहे हैं? जिस समय मोहम्मद गोरी अपने अभियान शुरू किए थे। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि उस जगह की बात कर लेते हैं जहां से मोहम्मद गोरी अपने अभियान पर निकला था। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। मध्य एशिया में एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोर। गोर प्रांत। ठीक, क्या है? गोर प्रांत है। ये जो प्रांत है, ये प्रांत गजनी और हेरात के बीच में है। क्या इधर क्या पड़ता है? इधर गजनी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इधर गजनी पड़ता है, इधर गजनी है और इधर हेरात है। हेरात। ठीक। गजनी और हेरात के बीच में एक प्रांत है जो किस नाम से जाना जाता है? गोर प्रांत के नाम से जाना जाता है। उस समय ये गोर प्रांत जो था ना, ये एक अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए पहचाना जाता था। गोर प्रांत में क्या पाए जाते थे? अच्छे नस्ल के घोड़े। अच्छे नस्ल के घोड़े। अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए गोर प्रांत विख्यात था और यहीं पे अच्छे किस्म के इस्पात भी पाए जाते थे। ठीक है। यहीं पे एक राज्य का उदय होता है जो गोर राज्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। यहीं पे वंश स्टार्ट होता है, ससबनी वंश। कौन सा वंश? ससबनी वंश। ससबनी वंश। ठीक है। कौन सा वंश होता है? ससबनी वंश। इसी में एक दूसरा पहलू होता है जो महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। जो महमूद गजनवी के अयोग्य उत्तराधिकारियों का पतन का दौर होता है और गोर राज्य में ससबनी वंश के उत्थान का दौर होता है। ठीक। तो गोर राज्य में कौन सा वंश चल रहा था इस समय? गजनी में कौन सा वंश चल रहा था? यामनी वंश था। ठीक। हमने महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश। यहीं पे एक शासन कर रहा था। क्या नाम था उसका? सुल्तान बहराम शाह। क्या नाम था? सुल्तान बहराम शाह। ठीक है। सुल्तान बहराम शाह। बहराम शाह। ठीक। ये किस वंश का था? ये था यामनी वंश का। ठीक है। यामनी वंश का था। ठीक। सुल्तान बहराम शाह जो था, यामनी वंश का पतन हो रहा था और गोर प्रांत में ससबनी वंश का उदय हो रहा था। बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है। या यामनी वंश के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया? जिस समय गजनी में यामनी वंश के राजा बहराम शाह शासन कर रहे थे, पतन की तरफ जा रहे थे, वहीं पे ससबनी वंश के जो राजा थे, जिनका नाम था शासक अलाउद्दीन हुसैन। क्या नाम था? शासक शासक अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन।
ठीक, क्या नाम था इनका? अलाउद्दीन हुसैन। हम ये कह सकते हैं कि जिस समय यामनी वंश के लास्ट शासक बहराम शाह थे, इनका पतन हो रहा था, उसी समय ससबनी वंश के राजा हुसैन शाह थे। बहराम शाह अपने साम्राज्य का पतन होते हुए नहीं देख पाए। इन्होंने क्या किया कि जो ससबनी वंश के राजा अलाउद्दीन हुसैन थे, यहाँ के जो राजकुमार थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन हसन, राजकुमार कुतुबुद्दीन हसन, यहाँ के राजकुमार कौन थे? कुतुबुद्दीन हसन। ठीक, अपने साम्राज्य का पतन होते हुए देख करके बहराम शाह आक्रोश में आकर के ससबनी वंश के जो राजकुमार थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन, इनकी इन्होंने बहराम शाह ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। जब किसी वंश के राजकुमार की जब दूसरा राजा जब हत्या करता है, तो जिस राजा ने हत्या किया था और जिस राज्य के राजा के राजकुमार की हत्या हुई थी, वो आक्रोश में आ जाते हैं। तो ससबनी वंश के राजा कौन थे? अलाउद्दीन हुसैन थे। अलाउद्दीन हुसैन जो थे, इन्होंने क्या किया? बहराम शाह को पराजित करके इनकी हत्या कर दिया। अलाउद्दीन हुसैन इतना आक्रोश में आ गया, अपने प्रतिशोध स्वरूप इसने क्या किया कि गजनी को बुरी तरीके से लूटा, और लूटने के बाद क्या किया कि जो महमूद गजनवी के कब्र को छोड़ करके गजनी के सभी सुल्तानों की कब्र से हड्डियां निकलवा करके इसने जलवा दिया, और जलवा करके हवा में बिखेर दिया। ये कार्य करने के बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह ने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था जहांसोज। क्या नाम था? जहांसोज। इन्होंने उपाधि धारण किया, उपाधि इन्होंने धारण किया जहांसोज। ठीक, कौन सी उपाधि धारण किया? जहांसोज। इसका मतलब यह होता है कि दुनिया को जलाने वाला। किसने उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन हुसैन ने। क्यों धारण किया था? क्योंकि यामनी वंश के सुल्तान बहराम शाह ने ससबनी वंश के राजकुमार कुतुबुद्दीन हसन की हत्या कर दिया था, और अलाउद्दीन हुसैन ने प्रतिशोध स्वरूप इन्होंने गजनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। महमूद गजनवी की कब्र को छोड़ करके महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों के जितने भी सुल्तान हुए थे, सभी की हड्डियों कब्र से निकलवा करके जलवा करके पूरे गजनी में फैलवा दिया था। उसी के प्रतिशोध स्वरूप अलाउद्दीन हुसैन ने जहांसोज की उपाधि धारण किया था। समझ गए आप लोग? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन हुसैन का एक चचेरा भाई था, ठीक, जिसका नाम था गयासुद्दीन। इनका चचेरा भाई नाम था, ठीक, चचेरा भाई, ठीक, जिनका नाम था, एक लोगों का नाम था गयासुद्दीन। क्या नाम था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन के छोटे भाई का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन। क्या नाम था इनका? शिहाबुद्दीन। गयासुद्दीन बड़े थे और ये शिहाबुद्दीन कौन थे? छोटे थे। ये कौन थे? ये अलाउद्दीन हुसैन के चचेरे भाई थे दोनों। जब अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु हो गई तो गयासुद्दीन क्या हुए कि गोर प्रांत के राजा बने।
गोर प्रांत के राजा बनने के बाद गयासुद्दीन ने गजनी की स्थिति सुधार करके वहां पे अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को वहां की गद्दी पर बैठाया। लेकिन शिहाबुद्दीन ने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की अधीनता में ही शासन किया जब तक इनके बड़े भाई की मृत्यु नहीं हो गई थी। अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का बहुत शिहाबुद्दीन आदर और सम्मान करते थे। ठीक है, जब स्वतंत्र रूप से जब शिहाबुद्दीन जब गद्दी पर बैठे थे गयासुद्दीन के बाद, तो इन्होंने अपने बड़े भाई के नाम से खुतबा पढ़वाया था और उन्हीं के नाम से सिक्के ढलवाए थे। ठीक है, अब एक और कहानी शुरू होती है यहीं से, शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के बारे में प्रकाश डालते हैं। किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम मोहम्मद गोरी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। चलिए, मोहम्मद गोरी, ठीक है, चलिए बात करेंगे मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ था, नियर अबाउट जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म 1149 और 50 के बीच में इसका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था, स्थान की बात करेंगे। स्थान कहां हुआ था? गोर प्रांत में, गोर प्रांत। ठीक है, चलिए ये शासक कब बना? शासक बना शासक बना कब बना था? 1173 में। कहां पे शासन बना था? ठीक है, गजनी का शासक बनाया गया था। इसके बड़े भाई ने गजनी का शासक बनाया था और खुद अपना गोर प्रांत में शासन किया था, गजनी का। ठीक है, चलिए इसने उपाधि कौन सी धारण किया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उपाधि, ठीक है, इन्होंने जो उपाधि धारण किया था वो मुइजुद्दीन की उपाधि धारण किया था। लेकिन कब? जब इन्होंने खुरासान पर अधिकार कर लिया था तब इन्होंने उपाधि धारण किया था मुइजुद्दीन की। उपाधि किसकी धारण किया था? मुइजुद्दीन। कब धारण किया था? जब इन्होंने खुरासान पर अधिकार कर लिया था। खुरासान जीतने पर, ठीक है, चलिए आइए अपने बड़े भाई के अधीन में मोहम्मद गोरी ने कब से कब तक शासन किया था, यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इनके बड़े भाई की मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में। ठीक, गयासुद्दीन इनके बड़े भाई थे, इनकी मृत्यु 1202 में हुआ था। ठीक, कब मृत्यु? 1202 में, सॉरी 1202 में इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब शिहाबुद्दीन ने, ठीक, गोर प्रांत के राजा बने तब इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान के
अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य, ठीक। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि इसका वर्णन कहां पे मिलता है, हमें कहां से पता चलता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसकी जानकारी जो है, हमें जानकारी, ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कहां से ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब अपना अभियान किया था, कब आक्रमण किया था। चलिए एक ग्रंथ का नाम है, एक रचना का नाम है, जिसका नाम है तबकात ए नासिरी, ठीक। रचना तबकात ए नासिरी, नासिरी। इस ग्रंथ को लिखा किसने है? मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज, ठीक। पहली जानकारी हमें कहां से मिलती है? तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। दूसरी पुस्तक कौन सी है? आप लोगों ने सुना होगा चंद बरदाई, क्या? चंद बरदाई, ठीक। दूसरी पुस्तक है, पुस्तक क्या नाम है उसका? चंद बरदाई। चंद बरदाई, इसको किसने लिखा था? इसको ठीक, चंद बरदाई की पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई तो लेखक हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने लिखी थी। इस पुस्तक को किसने लिखा था? चंद बरदाई की ये पुस्तक है, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। इन दो पुस्तकों से हमें ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के अभियान की। मोहम्मद गोरी के जो बड़े भाई थे और सिहाबुद्दीन, ये दोनों भाई थे, दोनों ने ये तय कर लिया था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार जो है, गयासुद्दीन ने कहा कि हम पश्चिम की तरफ विस्तार करेंगे, और इन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि आप पूर्व की तरफ विस्तार करिए, ठीक है। लेकिन जब गयासुद्दीन की मृत्यु 1202 में हो गई तो सिहाबुद्दीन जो है गोर प्रांत के राजा बने। जब गोर प्रांत के राजा बने तब इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया? सुल्तान की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी के अभियान के बारे में, जो प्रमुख हैं, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम में ये पूछे भी जा चुके हैं। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बात करने जा रहे हैं अभियान के बारे में। आइए देखते हैं। गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक। चलिए मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने गोमल दर्रा पार करने के बाद सीधा कहां पहुंचते हैं? मुल्तान पहुंच गए। कहां? मुल्तान। अभियान, अभियान कहां पहुंचे? मुल्तान, ठीक। जिस समय इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीता, उसी समय सिंध का जो उचला क्षेत्र था, निचला क्षेत्र था, उच्च के नाम से प्रसिद्ध था, उसी समय 1175 में ही, कब? 1175 में ही इन्होंने सिंध के निचले हिस्से उच्च को भी अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है। उच्च को भी अपने अधिकार में कर लिया। देखो महमूद गजनवी का
भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति करना। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं कि धन की प्राप्ति करने का तो उद्देश्य था ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। देखो भाई, जो व्यक्ति जहां पे युद्ध, जहां जिस जगह पे अभियान करेगा वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो स्वाभाविक ही करेगा, और जो जिस पे आक्रमण करेगा वो खाली हाथ थोड़ी आएगा, वो तो वहां से धन को लूट करके ही वापस आएगा। लेकिन शिहाबुद मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था राजनीतिज्ञ था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और आर्थिक तो नॉर्मली ही होता है, क्योंकि जब कोई भी अभियान होता है, चाहे आगे के हम और मुगल हो गए, दिल्ली सल्तनत हो गए, कोई भी राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो वहां से धन की प्राप्ति वो करता है। आर्थिक उद्देश्य तो उसका होता ही है, साथ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था। तब जब इन्होंने 1175 में गोमल घाटी दर्रा को पार करके मुल्तान को जीता, 1175 में ही मुल्तान के आगे और बढ़ के सिंध के निचले प्रांत, ये देखो सिंध के निचले प्रांत उच्च को भी इन्होंने क्या किया, इसी समय जीत लिया। इसको जीतने के बाद, ठीक ये यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। जब इन्होंने इन दो प्रांतों को जीत लिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मुल्तान को और सिंध को कब जीता, 1175 में। 1175 में इन दो क्षेत्रों को क्या किए, जीत लिए। अब जीतने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहां तक तो इनका कब्जा हो गया गोर प्रांत से। अब इन्होंने अपना अगला अभियान जो किया, गोर प्रांत से सीधा होते हुए इन्होंने गुजरात की तरफ बढ़े। कहां पे, अगला अभियान इन्होंने गुजरात पर किया। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं गुजरात पर। इन्होंने अपना अगला अभियान जो गुजरात पर कब किया, 1178 में। 1178 में मोहम्मद गोरी ने अगला अभियान अपने गुजरात पर किया, 1178 में। कब किया, 1178 में। सुनिए अब, यहां पे गुजरात में सोलंकी वंश के जो राजा थे, जिनका नाम था मूलराज द्वितीय। क्या नाम था, मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय जो थे अपनी माता नायका देवी के संरक्षण में यहां पे शासन सत्ता संभाल रहे थे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के बेस में। ठीक, जब मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने अपनी माता के सहयोग से मोहम्मद गोरी को क्या किया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इसी समय युद्ध के समय ही मूलराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तब मैदान में भीम द्वितीय अपना राज्याभिषेक करा करके ये राजा बन जाते हैं। ऐसी पहली दफा यह है कि जब मोहम्मद गोरी की भारतीय क्षेत्र में पहली बार क्या हुई, हार हो गई। समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इस पॉइंट से, गुजरात के पॉइंट से, कि मोहम्मद गोरी की प्रथम हार कहां पे हुई थी। तो मोहम्मद गोरी की प्रथम हार सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी मां की संरक्षण में मोहम्मद गोरी को क्या किया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, क्या किया था, पराजित कर दिया था। चलिए आइए अब हम बात करने जा रहे हैं, मोहम्मद गोरी ने गुजरात अभियान से वापस जाने के बाद इन्होंने अपना अगला अभियान कहां पे किया, पंजाब और सिंध प्रांत में किया। कहां पे, ये यहां से जीतने के बाद इन्होंने अपना अगला अभियान कहां किया, इस क्षेत्र में किया, सिंध और पंजाब के क्षेत्र में किया। चलिए आइए, सिंध प्लस पंजाब क्षेत्र। ठीक, इन्होंने अपना अगला अभियान कहां पे किया, सिंध और पंजाब क्षेत्र में किया। कब किया, 1186 में। इन्होंने अपना अगला अभियान कब किया, 1186 में, पंजाब और सिंध प्रांत में। इस समय यहां पे जो गजनी वंश था, गजनी वंश के एक सूबेदार थे जिनका नाम था खुसरो मलिक या खुसरो शाह, कहीं कहीं पे मिलता है।
इन्होंने क्या किया कि इनको पराजित करके सिंध और पंजाब का भी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन इसी समय चलिए, इन्होंने अपना अगला अभियान सिंध और पंजाब को जीतने के बाद अगला अभियान इन्होंने 1191 में किया। क्यों किया, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहीं पे एक भटिंडा पड़ता है। क्या भटिंडा, ये भटिंडा, भटिंडा में एक किला था। इस किले को क्या किया, भटिंडा के किले को मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। जब भटिंडा के किले को मोहम्मद गोरी ने जीत लिया तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपको इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद गोरी ने भटिंडा को किला देने से पृथ्वीराज चौहान को मना कर देते हैं। दोनों के बीच में 1191, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तात्कालिक कारण क्या था, भटिंडा के किले को लेकर के था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भटिंडे को अपने क्षेत्र के अंतर्गत मानता था, ठीक, और मोहम्मद गोरी ने क्या किया, उसको विजित कर लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं और बख्तियार खिल मोहम्मद गोरी जो है हार जाते हैं। मोहम्मद गोरी को युद्ध के मैदान से बख्तियार खिलजी नामक एक सेनापति क्या करता है, युद्ध के मैदान से लेकर के चला जाता है। चलिए आइए बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। मोहम्मद गोरी मैदान में घायल हो जाते हैं और इन्हें खिलजी नामक एक घुड़सवार था जिसने इसकी जान बचाई। किसके किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, इस युद्ध में विजय हुई। लेकिन जस्ट इसके एक साल बाद ही 1192 में, कब, 1192 में इसका उल्टा हो जाता है। मैदान वही रहता है, ठीक, राजा वही रहते हैं, बस खाली 1192 में क्या हुआ, 1192 में यह हुआ कि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक, नहीं दिख रहा है? ठीक, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में विजय गोरी की हो जाती है। मोहम्मद गोरी विजयी रहता है, विजयी हो जाता है। ठीक, विजयी होने के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने अपना अगला अभियान कहां पे करता है, कन्नौज के राजा जयचंद को के ऊपर करता है। ठीक है, 1194
1194 में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर देते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। 1206 में इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी के तट पर, कब, सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर जब मोहम्मद गोरी जब नमाज पढ़ रहा था, इसी समय खोखरों ने 1206 में आकर के मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1206 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसके सिर्फ दास थे। इसके 3 प्रमुख दास थे, बता दे रहा हूं, इसके आगे वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बढ़िया से। ठीक, इसके 3 दास थे और इन दासों को ये अपने पुत्र की भांति समझता था। जीते हुए प्रांत में इसके प्रमुख दास जो थे ऐबक थे। ऐबक को इसने लाहौर का प्रांत दिया। दूसरे नासरुद्दीन कुबाचा थे मोहम्मद गोरी के दासों में, गुलाम में, इनको इन्होंने सिंध का प्रांत दिया। और तीसरा ताजुद्दीन इल्दौस थे, इनको इन्होंने गजनी का प्रांत दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया था। 1206 में मोहम्मद गोरी के खेखरों ने दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।